गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इसका उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 में क्या दे रखा है हमको? उदाहरण नंबर 3 दिया गया है हमको कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है यदि बी सी तथा सी डी तथा सी डी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ हैं। क्रमशः कहा गया है किसमें कि बी सी तथा सी डी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ हों तो ए ई वेक्टर तथा ए एफ वेक्टर को ए बी व सी डी के रूप में ज्ञात करो। ठीक है, और हमें ये भी सिद्ध करना, साथ साथ में सिद्ध करना है कि ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर का सम जो है वह 3/2 ए सी वेक्टर के बराबर होगा। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हम बना लेते हैं। देखिए, ए बी सी और डी। ए बी सी डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कहा गया है कि ए ई और ए एफ, इसमें कहा गया यदि बी सी तथा सी डी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ हैं। तो बी सी का मध्य बिंदु है हमारा ई, यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया मैंने ई, और सी डी का मिड पॉइंट है हमारा एफ। ये मिड पॉइंट हो गया हमारा एफ, इधर मिड पॉइंट है हमारे। ठीक है, ई और एफ है हमारे मिड पॉइंट। इसके बाद ए ई यानी कि ए से लेके ई तक, ए से ई ये रहा हमारा ए ई। ठीक है, और क्या है ए एफ, ए से ही एफ की डायरेक्शन में है ए एफ, ए सी और मतलब इसकी डायरेक्शन रहेगी हमारी ए ई और ए एफ। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना हमको। यहाँ पे लिखा है ए ई, यहाँ पे लिखा है ए ई तथा ए एफ। यहाँ पे ये सही से बना नहीं है, ए ई और ए एफ ये रहे। ए ई और ए एफ को ए बी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी। ए डी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, के रूप में ज्ञात करो और सिद्ध कीजिए कि ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर।
तो एक रिजल्टेंट हमारा ए सी देना पड़ेगा हमको इसमें अभी कि इसका सम ए सी वेक्टर के बराबर है। ये हमारा ए सी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बराबर हमें दिखाना है इसमें। चलिए भाई, अब चूंकि दे रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे हल इसका कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए, और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर, इसलिए ए बी भुजा जो है वो बराबर होगी डी सी के, तथा ए बी जो है पैरेलल भी होगी किसके, डी सी के। अगर ए बी पैरेलल है डी सी के, बराबर भी है, तो इसकी डायरेक्शन भी बेटा सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे ही ए डी जो है बराबर है किसके, ए डी बराबर है होगी बी सी के, और ए डी का जो ए डी है वो पैरेलल भी होगी किसके, होगी बी सी के समांतर भी होगी, तो डायरेक्शन भी इसकी यही रहेगी। ठीक है, समांतर या जो संरेख होते हैं, ठीक है, इसलिए ये बराबर भी हैं। चलिए, अब हम आते हैं सबसे पहले बी ई। ठीक है, अब आप बताइए कि बी ई का जो मान है हम इसको क्या करेंगे। पहले हम ए ई का मान निकालते हैं। हमको ए ई हमें इतना प्रूफ करना है, ए ई और ए एफ को ए बी और ए डी के रूप में लाना है। ए ई का मान चाहिए ए बी के रूप में और ए एफ का मान चाहिए ए डी के रूप में। तो ए ई वेक्टर जो है हमारा वो होगा सीधे, ए ई वेक्टर ये परिणामी है किसका, ए बी वेक्टर और बी ई वेक्टर का। तो इसको लिख सकते हैं हम ए ई वेक्टर को कि ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर, इतना लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए से बी और बी से ई, इसका परिणामी जो सदिश ये रहेगा वो सीधे ए ई रहेगा। अब इसके बाद हमें इन दोनों को ए ई और ए एफ को ए बी और ए डी के रूप में लाना है। तो इसमें ए बी का तो टर्म आ गया लेकिन ए डी का नहीं आया, तो ए डी कैसे लाया जाए। तो ए डी लाने के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं अभी, समीकरण 1 बना के ऐसे करके। बी ई जो वेक्टर है हमारा, बी ई का जो मान होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर बी ई नहीं होना चाहिए, बी ई की जगह पर ए डी होना चाहिए था, क्योंकि साफ साफ कहा गया कि ए ई तथा ए एफ को ए बी व ए डी के रूप में लेके आओ। तो इसका मान भी हमको ए बी और ए डी के रूप में लाना है, और ए एफ का मान भी हमें ए बी और ए डी के ही रूप में लाना है। तो ए ई में हमने जब लिखा तो ए बी तो आ गया लेकिन ए डी नहीं आया यहाँ पे, तो बी ई की जगह ए डी लाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो आपको पता है बी ई जो वेक्टर है वो हाफ है किसका, बी सी वेक्टर का, और बी सी वेक्टर बराबर किसके, ए डी के। तो चाहे तो आप वेक्टर भी ला सकते हो वहाँ पे। ठीक है, जब ये हो जाए बराबर तो उनके यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि तब ए बी वेक्टर भी बराबर होगा किसके, डी सी वेक्टर के। ऐसे ही ए डी वेक्टर बराबर होगा बी सी वेक्टर के। ठीक है, तो बी सी वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ से भाई बी सी वेक्टर यही तो है, ये ए डी वेक्टर के बराबर होगा। तो बी सी वेक्टर बराबर होगा ए डी वेक्टर।
तो बी ई वेक्टर का मान आ जाएगा हमारा हाफ ए डी। ठीक है, अब हम इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में पहुंचिए तो ए ई वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या निकाला अभी हमने, 1/2। यहाँ देखिए ए डी वेक्टर। लो, पहला आंसर हमारा आ गया। हमने ए ई को, तो जो ए ई को कह रहा था यहाँ पे कि ए ई तथा ए एफ को ए बी और ए डी के रूप में लाओ, तो ए ई बराबर आ गया ए बी और ए डी के पदों में। ऐसे ही अब हमको ए एफ को दिखाना है, तो ए एफ को लाना है हमको ए बी और ए डी के पदों में। तो ए एफ बराबर ए एफ वेक्टर जो बराबर है, ए एफ कौन सा है, ए एफ हमारा ये है। तो ए एफ किसका परिणामी है, ए एफ है ए डी और डी एफ का परिणामी। तो ए एफ की जगह लिख सकते हैं हम लोग ए डी वेक्टर प्लस डी एफ वेक्टर। अब इसमें हमारा ए डी तो आ गया, अब इसमें ए बी नहीं आया, और लाने हमको ए बी और ए डी दोनों के टर्म है इसमें। ठीक है, तो इसको हम अभी यहीं छोड़ते हैं समीकरण 2 के रूप में। अब डी एफ की जगह ए बी लाना है मुझे, मेरा टारगेट ये है। तो डी एफ वेक्टर का मान जो है ए बी के पदों में आ जाए, कैसे भी आए। तो डी एफ कौन सा है, डी एफ ये है, और डी एफ जो है वो डी सी का आधा है। तो डी एफ जो है हाफ है किसका, डी सी वेक्टर का। और डी सी वेक्टर बराबर किसके है, ए बी वेक्टर के। तो यहाँ पर 1/2 डी सी की जगह लिख सकता हूँ ए बी वेक्टर। तो यहाँ से डी एफ वेक्टर का मान आ गया ए बी के पदों में। यह मान समीकरण मैं 2 में रख दूंगा। समीकरण 2 में रखो जरा। तो ए एफ ए एफ वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस, गलत लिख गया, ए एफ वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर प्लस जो डी एफ यहाँ पे आया है इसका मान निकाला हमने अभी यहाँ पे ए बी के पदों में 1/2 ए बी वेक्टर। लो, तो ए एफ का मान भी ए डी और ए बी के पदों में आ गया। तो इस सवाल का पहला पार्ट प्रूफ हो गया, जो हमको यहाँ प्रूफ करना था ये वाला, कि हो तो ए ई तथा ए एफ को ए बी तथा ए डी के रूप में ज्ञात करो। इतना पार्ट प्रूफ हो गया हमारा। अब इसने आगे कहा है कि ए ई और ए एफ जो है साथ साथ में सिद्ध करना है कि इसका मान 3/2 ए सी के बराबर है। तो ए ई प्लस ए सी, हमने ए ई का मान भी निकाल लिया, ए एफ का मान निकाल लिया। ए ई और ए एफ का जोड़ है वो इतने के बराबर है। अब दूसरा पार्ट लेके चलते हैं। चलो, इसको हम यहीं पे कर दे रहे हैं, इसी पेज पे। देखो, नाउ एल एच एस लेके चलते हैं हम। नाउ फ्रॉम एल एच एस, नाउ आप फ्रॉम नाउ एल एच एस किसका, ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ये लेके चले हम। ठीक है, अब जो सिद्ध करना था उसका लेफ्ट साइड लेके चले हैं। अब ए ई वेक्टर का मान रखिए। ए ई वेक्टर का मान क्या निकाला अभी हमने, इसका मान निकाला ए बी वेक्टर प्लस, ये देखिए यहाँ पे 1/2 ए डी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर का मान रखिए। तो इसका मान हो जाएगा ए डी वेक्टर प्लस 1/2 ए बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से
अब हम हाफ ए डी ये है और एक ए डी ये है, ये हो जाएगा 3/2 ए डी वैक्टर प्लस एक ए बी ये है और हाफ ए बी ये है, ये हो जाएगा 3/2 ए बी वैक्टर। चाहे तो यहाँ से हम 3/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा ए डी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। ठीक है, अब ए डी और ए बी दोनों आ रहे हैं। अब हमें लाना है यहाँ पे आंसर में ए सी, तो या तो ए बी की जगह ए सी आ जाए, सॉरी डी सी आ जाए, ए बी वैक्टर की जगह डी सी आ जाए, फिर ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी बन जाएगा। तो देखें ए बी के बराबर का डी सी है, बिल्कुल है, ए बी वैक्टर बराबर है डी सी वैक्टर के, देखिए डायग्राम में। तो यहाँ पर हम 3/2 ए डी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर का मान किसके बराबर है, ए बी वैक्टर बराबर है डी सी वैक्टर के, डी सी वैक्टर। अब ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी। ए सी वैक्टर लो, ये आ गया हमारा आर एच एस। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये प्रूफ हो गया इस तरह से। उदाहरण 4 में कहा गया है कि यदि ए स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर था स्मॉल डी वेक्टर एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर के बराबर आएगा। तो मान लेते हैं, माना एक हल डालेंगे इसके हम, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज कौन सा ये नहीं बताया, खाली कह दिया चतुर्भुज है, चतुर्भुज कोई सा भी सही। ठीक है, जिनकी भुजाओं ए बी सी चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ए बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, बी सी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, सी डी जो है वो सी है, और डी ए वेक्टर जो है वो डी वेक्टर है। एक चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसे ही टेम्परेरी अपना। कैसा ही बन जाए, ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज बन गया एक। अब ए बी सी डी, ए बी वेक्टर को जो निरूपित करता है वो स्मॉल ए वेक्टर, बी सी को निरूपित करता है वो स्मॉल बी वेक्टर, सी डी को जो व्यक्त करता है स्मॉल सी वेक्टर, और डी ए को जो व्यक्त करता है स्मॉल टी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से अब हमारा ए और बी का जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा बनेगा ये वेक्टर। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही सी डी और डी ए, सी से डी और डी से ए का जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा सी ए वेक्टर बनेगा इधर को। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, देखिए वो सिद्ध करना है कि ए स्मॉल ए प्लस बी स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी स्मॉल डी वेक्टर ऑफ 0। तो हम इसमें दो भुजाएं ले रहे हैं पहले। ठीक है, अब सीधे आते हैं कि ए बी वेक्टर
प्लस बी सी वेक्टर का जो परिणामी है हमारा वो है सीधे ए सी वेक्टर। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ ये आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो सी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर, सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर का जो परिणामी बनेगा वो सी ए, सी से डी, डी से ए का रिजल्टेंट सी ए मिलेगा इधर को हमको, सी ए वेक्टर, समीकरण 2। अब आप लोग जानते हैं कि सी ए और ए सी दोनों बराबर हैं लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है। ठीक है, चलो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ देते हैं, को जोड़ने पर क्या आएगा देखिए भाई, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, इधर का जोड़िए ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। इन वेक्टर्स के मान रख दीजिए जो हमने माने हैं, ए बी वेक्टर, सॉरी स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, स्मॉल डी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, और ये सी ए वेक्टर है। अगर इसकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, सी ए से ए सी बनाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस एक सी वेक्टर क्या आ जाएगा 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, 0 सदिश आ गया, शून्य सदिश। अब वैसे भी आप देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पे आएंगे तो ये ए वेक्टर हो जाएगा और ए वेक्टर का मान 0। ठीक है, आ गया, ये हमको प्रूफ करना था। उदाहरण नंबर 7, इसमें कहा गया है सदिश ए वेक्टर जिसका मान है जो आई कैप माइनस 2j के अनुदेश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो परिमाण 7 इकाई हो, इसके लिए क्या करो आप, 7 में इसके इकाई वेक्टर से गुणा कर दो। जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर निकालें तो इसका यूनिट वेक्टर होगा ए कैप, तो इसके एक कैप में 7 से इसके मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आंसर होगा उसका परिमाण जो है 7 इकाई होगा। तो आप सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, जो हमारा ए है वेक्टर ए का सदिश, ए का एकांक सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। तो क्या करेंगे, डालेंगे हल इसका, दिए सदिश, दिए हुए सदिश सदिश मेरा जो है ए वेक्टर बराबर ए आई माइनस 2j का मापांक सदिश, नहीं एकांक वेक्टर या मात्रक सदिश, एकांक या मात्रक सदिश, एकांक या मात्रक सदिश निकालेंगे हम लोग। ठीक है, जो ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मॉड कैसे निकाला था, इसका मॉड निकालेंगे पहले हम। तो पहले इसको समीकरण 1 डाल देते हैं यहाँ पे। तो मॉड ऑफ ए निकालो पहले। तो मॉड ऑफ ए का मतलब जो आई का मल्टीपल है उसका गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, जो 2 जे का गुणांक है उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 5 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए बराबर आ जाएगा 5 मापांक। तो यहाँ से जो एकांक सदिश ए कैप है
इसका मान हो जाएगा हमारा ए वेक्टर तो रहेगा ही हमारा, यानी कि आई कैप माइनस 2j और अपॉन में इसके, चाहे अपॉन में लिख लो ये इसकी वैल्यू, अपॉन में √5। ठीक है, तो ये हमारा एकांक वेक्टर हो गया। अब एकांक वेक्टर में अगर 7 हमें परिणाम चाहिए, इसका 7 परिणाम 7 इकाई हो, हमें एक ऐसा सदिश चाहिए और भी इसके अनुदिश हो। वो सदिश ए के अनुदिश ऐसा एक सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो 7 से गुणा कर देंगे इसके एकांक वेक्टर में, तो 7 अब एकांक वेक्टर है तो परिमाण 7 ही होगा इसका। तो अतः सीधे लिखेंगे, अतः ए वेक्टर के अनुदेश और परिमाण या परिणाम, परिमाण और परिमाण 7 इकाई वाला वेक्टर सदिश जो होगा हमारा, वो होगा 7 ए वेक्टर ए कैप। तो 7 गुणा ए कैप का मान कितना आएगा हमारा, इसका मान आ जाएगा आई कैप माइनस 2j अपॉन में 5 √5। यही हमारा आंसर है। अच्छा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 1/√5, इसको अलग कर दो, आई माइनस 2/√5j, ये लो आ गया इस तरह से। तो एकांक सदिश निकालना था इसका जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो 7 इकाई मतलब जो वेक्टर दे रखा है इसका एकांक सदिश निकाल लेंगे। एकांक सदिश कौन सा होता है, जिसका मापांक 1 हो। ठीक है, तो एकांक सदिश जिसका मापांक 1 हो, ये परिभाषा आपको पढ़ाई गई थी पीछे। तो इसको हम एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, एकांक सदिश निकालने के लिए जो भी वेक्टर दे रखा है उस वेक्टर के को उसके मापांक से डिवाइड कर दें तो हमारा एकांक सदिश बन जाता है ये। ठीक है, इस तरह से ये। चलिए उदाहरण नंबर 6 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी ई तथा एफ एक समषटभुज के शीर्ष हैं, तो सिद्ध कीजिए ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर बराबर 6AG वेक्टर, जहाँ G षटभुज का केंद्र है। तो ये समषटभुज है, तो समषटभुज का मतलब होता है समान 6 भुजाएँ, और समान 6 भुजाएँ से आप वाकिफ़ हो गए होंगे। हमने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे कोशिश की है इसकी। तो इसमें देखिए जो ED भुजा है वो पैरेलल है हमारी AB के, ऐसे ही AF भुजा जो है वो पैरेलल बन रही है हमारी DC भुजा के, CD भुजा के, और EF भुजा पैरेलल है हमारी BC भुजा के। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे पहले से ही। और अगर आपको ना यकीन हो तो मैं लिख दे रहा हूँ कि चूँकि ABCDE एक समषटभुज है, चूँकि ABCDEF एक समषटभुज है, चूँकि यह एक समषटभुज है, अतः आपको पता है समषटभुज में 2 भुजाएं समांतर होंगी हमारी। अतः देखिए
अब हमारे काम कौन से आएंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। सी डी समांतर होगी हमारी ए एफ के, सी डी समांतर होगी, अब बराबर तो सब होंगी आपस में। सी डी समांतर ए एफ, सी डी समांतर ए एफ। ऐसे ही ई डी समांतर होगी ए बी के, कामा ए डी समांतर होगी हमारी भुजा ए बी के। ठीक है, ई डी समांतर ए बी के, और सी डी समांतर होगी ए एफ के। अब देखते हैं आगे, और एक रह गई हमारी ई एफ समांतर हो जाएगी। ठीक है, बी सी समांतर हो जाएगी एफ ई के। चलो ये भी लिख दें, बी सी समांतर हो जाएगी एफ ई के। अच्छा, बराबर भुजाएं सारी हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम है इसका समषट्भुज। ठीक है, अब आपको पता है जब ये बराबर हैं तो इनके वेक्टर भी कैसे होंगे। अब देखिए, जब समांतर भी हैं तो आपको पता है सी डी बराबर भी होगी किसके, ए एफ के। सी डी बराबर भी ए एफ के है, और जब हमारी दो भुजाएं समांतर भी हैं, उनके परिमाण बराबर हैं, तो उनके जो वेक्टर होंगे वो भी हमारे बराबर बनेंगे। तो ऐसे ही हमारा ई डी जो है बराबर भी है हमारे किसके, ए बी के। तो समांतर भी हैं, परिमाण बराबर हैं, तो यहाँ से सी डी जो वेक्टर है वो बराबर होगा हमारा ए एफ वेक्टर के। ऐसे ही ई डी वेक्टर हमारा बराबर होगा ए बी वेक्टर के। इतना याद रखना, ठीक है, कि भुजाएं समांतर हों और उनके परिमाण अगर बराबर हों, हाँ, तो इनके वेक्टर भी बराबर हो जाएंगे। और इनकी अभिदिशा भी हमारी एक ही हो, समांतर हों, बराबर हों परिमाण, और अभिदिशा भी एक ही हो। ठीक है, तो उनके वेक्टर बराबर हो जाएंगे हमारे, इसीलिए। तो अब हम आते हैं अपने सवाल पे। नाउ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। ठीक है, इस पे आ गए हम अपने। तो ए बी वेक्टर जो है, देखिए ए बी वेक्टर जो हमारा किसके बराबर होगा, ई डी वेक्टर के। यहाँ पे ए बी लिखिए, तो पहला ये हमारा है ए बी बराबर, ये हो जाएगा ई डी वेक्टर के। यहाँ से देखिए ए बी वेक्टर का मान ई डी वेक्टर के, प्लस ए सी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, प्लस ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर तो हमारा ये है, इसको छोड़िए अभी, ए डी वेक्टर को हम यूँ ही छोड़ दे रहे हैं। ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर कौन सा हमारा, ये वेक्टर रहा, तो अभी हम इसको भी यही रख रहे हैं, प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। ए एफ वेक्टर का मान हो जाएगा सी डी वेक्टर के बराबर, सी डी वेक्टर। ठीक है, हम यहाँ से ए सी और सी डी को साथ साथ ले लें, ऐसे ही ए ई और ई डी को साथ साथ ले लें। ए ई और ई डी को एक साथ ले रहे हैं, ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, इन्हें एक साथ ले लिया। और ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इनको एक साथ ले लिया, इसको और इसको। अब रह गया अकेला ए डी।
ए ई प्लस ई डी, अब ए ई प्लस ई डी बनेगा हमारा ए डी वैक्टर, प्लस ए सी प्लस सी डी, ये भी बनेगा हमारा ए डी वैक्टर, प्लस ए डी वैक्टर, ये हो गया हमारा 3AD वैक्टर, 3AD वैक्टर, यानी AD का 3 गुना आ गया। अब AD का 3 गुना आ गया हमारा इतना मान। अब चूंकि G मिड पॉइंट है, केंद्र है इसका, ठीक है, तो AD का मिड पॉइंट भी होगा। चूंकि दे रखा है G जो है षट्भुज का केंद्र है, तो षट्भुज का केंद्र है तो AD का मिड पॉइंट भी है। ये देख सकते हैं कि चूंकि आगे G जो है, G षट्भुज का, चूंकि G जो है षट्भुज का केंद्र है तथा विकर्ण AD का मध्य बिंदु है, विकर्ण AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AD लंबाई है वह दुगनी है किसकी, AG की, ठीक है। अब यहाँ से AD का मान आ गया 2AG। अब पहुँचो सीधे, हमने जो मान निकाला था अपना समीकरण 1 में पहुँच जाओ। अब ये जो मान आया था इसको पूरे को हमने हल किया, इस पूरे का मान कितना आया, 3AD आया इसका मान, समीकरण 1। ये किसका मान आया था, हमारा चल रहा था इसका, ठीक है, इसका मान निकाला हमने, तो इस पूरे का मान सॉल्व होने के बाद आया 3AD यहाँ पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर, इसका जो मान आया था हमारा वो आया था 3AD वेक्टर। तो AD वेक्टर हमने अभी क्या देखा कि जो AD का मान है वो 2AG के बराबर, तो AD वेक्टर का ही मान 2AG के बराबर हो जाएगा। तो AD का मान रख दो यहाँ पे लाके, हो जाएगा 2AG वेक्टर, यानी कि 6AG, और यही मुझको निकालने हो। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर, यही मेरा आंसर लाने हो। ठीक, समझ आई हो तो अच्छी बात, ना हो तो दोबारा पूछ लो। अब हम करते हैं इसमें सवाल नंबर 7।